सो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम सब जो है इकोनॉमिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका भाग 5 करेंगे। आपको बता दें कि हम लोग 10,000 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को कर रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल जितने भी बुक हैं, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन सभी से सिलेक्टेड चुनिंदा प्रश्नों को सिलेक्ट करके हम लोग 10,000 सेलेक्टेड जीके जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं। आपके आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए वह वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। इन वीडियोज़ को और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कर जाएंगे तो आपके आने वाले परीक्षा में जो है जीके जीएस के प्रश्न डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो पहला सवाल जो हमारा है कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, यानी कि सेबी का कार्य है। तो सेबी के क्या क्या कार्य हैं? तो इसका पहला कार्य जो है वो है कि स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को रेगुलेट यानी कि विनियमित करना। ठीक है, यह पहला काम है सेबी का। दूसरा काम क्या है कि शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। ठीक है, यानी कि धोखाधड़ी वाले काम को भी यह देखती है। तीसरा काम यह करती है कि प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, यानी कि रेगुलेट भी करती है। प्रतिभूतियों के जो है अंतरंग जो भी व्यापार होते हैं उन सभी को रेगुलेट करती है। देखिए, सेबी के बारे में आप अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि सेबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। सेबी को कौन ऑन करता है, यानी कि इसके मालिक कौन है? तो इसका मालिक जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा, सेबी को जो है 1988 में स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था। तो सेबी को एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? तो याद रखिएगा, सेबी को एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था कि देश में जितने भी सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट में जो काम होता है, कैसा कैसा काम, विधायिका का काम है ना, कार्यपालिका का काम, न्यायपालिका का काम, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जो भी काम होता है, उन तीनों काम को जो कौन करती है? सेबी करती है। किस क्षेत्र में? तो सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट के क्षेत्र में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो देखिए, सेबी से संबंधित इकोनॉमिक्स के प्रश्न में हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जा रहा है, जो है लेजिस्लेटिव जो है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों के तीनों काम जो है सेबी करती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो देखिए, शेयर मार्केट में जो है बुल एंड बियर शब्दावली को यूज़ किया जाता है। आपने अखबार देखा होगा, तो अखबार में आपने कभी गौर से नहीं देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा सांड बना होता है, उसमें एक सांड। ठीक है, तो देखिए बुल कब बोलते हैं? एक बुल मार्केट बोला जाता है, एक बियर मार्केट बोला जाता है। तो देखिए, बुल मार्केट यानी कि सांड मार्केट, सांड ज़्यादा पावरफुल होता है या बियर? सांड ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बुल मार्केट वैसे मार्केट को कहते हैं जब देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो और इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही हो, इकोनॉमिक जो है बढ़ रही हो, तब उसे हम लोग बुल मार्केट कहते हैं। और बियर मार्केट कब कहते हैं? जब इकोनॉमी अच्छी नहीं हो और ग्रोथ जो है लगातार घट रही हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बियर मार्केट कहते हैं। तो ये बुल एंड बियर शब्द को याद रखिएगा, ये शेयर बाजार से संबंधित है और अच्छे कंडीशन में बुल और खराब कंडीशन में बियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस शब्दावली का संबंध किससे हो गया? तो इस शब्दावली का संबंध हो गया स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मैंने अभी बताया कि शेयर मार्केट जो होता है भारत का, तो भारत के शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि सेबी जो है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे जो है भारत के शेयर मार्केट में लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, तीनों काम जो है इसी को दिए गए हैं। किस क्षेत्र में? तो शेयर बाजार के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो देखिए, इंडिया का जो सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वह कौन सा है? तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक चीज़ आप जानिए कि स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो आप जैसे जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट, इसको आप समझ सकते हैं जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें जो है एक्सचेंज होता है, चीज़ें एक्सचेंज होती है। कंपनीज़ के जो है उसमें शेयर्स होते हैं, उसको एक्सचेंज किया जाता है। कंपनी के शेयर या फिर पूरे के पूरे कंपनी को वहाँ बेचा जाता है, खरीदा जाता है। इन सभी एक्टिविटीज़ को हम कहाँ पे करते हैं? तो स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज याद रखिएगा दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज मैंने बता दिया। यहाँ पे जो है बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि एक्सचेंज, बाय, सेल, ये सभी एक्टिविटीज़ होती है। कोई कंपनी है वो अपना जो है एक छोटा सा शेयर जो है वो यहाँ पे चाहे तो सेल कर सकता है, किसी और कंपनी का शेयर जो है यहाँ पे खरीदा जा सकता है, या पूरे के पूरे कंपनी को आप बेच सकते हैं, या पूरे के पूरे कंपनी को खरीद सकते हैं। इस तरीके के रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा 1875 ईस्वी में यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो 1991 में सबसे पहले डेट तो आपको याद रखना है कि 1991 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो है स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया था। और कौन से कमेटी के सिफारिश के बाद इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था? तो याद रखिएगा फेरवानी समिति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फेरवानी समिति के सिफारिश यानी कि उसके संस्तुति के बाद जो है 1991 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका स्टॉक प्राइस इंडेक्स क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टॉक प्राइस इंडेक्स। उसका सूचकांक क्या है? कौन से सूचकांक के बेसिस पे जो है सारी जो एक्टिविटीज़ होती है मार्केट में बेचने की, खरीदने की, उसका इंडेक्स क्या है? हर चीज़ का इंडेक्स होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट कौन से यूनिट, कौन से इंडेक्स पे काम करता है? तो याद रखिएगा बॉम्बे में जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ होती है सभी सेंसेक्स पे होती है। किस पे होती है? सेंसेक्स पे होती है, और डॉलेक्स पे भी होती है, और SNPCNX, निफ्टी 50, ये सभी यानी कि चारों के चारों ये सभी पे जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है सूचकांक काम करती है। डॉलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50, SNPCNX। तो याद रखिएगा इन तीनों जो है ये तीनों का तीनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, शेयर मूल्य सूचकांक यानी कि स्टॉक प्राइस इंडेक्स है किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ऑप्शन डी यहाँ पे मेरा हो जाएगा राइट, इनमें से सभी। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुला बाजार कार्यवाही यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो करती है, इसमें होता क्या है? किस चीज़ का क्रय और विक्रय होता है? तो देखिए आप याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा जो ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुला बाजार कार्यवाही जो की जाती है उसमें क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का होता है। किसका? सरकारी बॉन्डों का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उसे खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, क्या होता है? खरीदा और बेचा जाता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। साथ ही साथ आरबीआई के द्वारा जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है इसमें बैंकिंग सिस्टम में मनी सप्लाई को जो है बढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ देश में जो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं उसको भी रेगुलेट किया जाता है इसके थ्रू। तो ये सभी आप याद रखिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई के द्वारा होता है उसमें क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का होता है। नेक्स्ट है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी किसका जो है मूल्य सूचकांक है, किसका इंडेक्स है? तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स का है किसका? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, निफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट जो है यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। याद रखिएगा मुंबई का जो दलाल स्ट्रीट है यहीं पे आपको जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? दलाल स्ट्रीट में है, और दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? वह मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डो जोन्स क्या है? तो देखिए डो जोन्स क्या है? तो डो जोन्स जो है वो जैसे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? सेंसेक्स है ना, उसी प्रकार से न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो शेयर बाजार सूचकांक क्या है? डो जोन्स। डो जोन्स में ही जो है सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि निक्की क्या है। तो निक्की क्या है, तो निक्की जो है वो टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है। तो अमेरिका का मैंने बता दिया। अब ये याद रखिएगा कि टोक्यो का जो है स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, निक्की है। जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, उसी प्रकार से टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक क्या है, वो है निक्की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूरा अधिकार दिया गया है किसे, तो वो दिया गया है रिजर्व बैंक को। किसे दिया गया है, रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन सन 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट है कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है। तो अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन, मनी का जो डिवैल्यूएशन होता है उससे क्या होता है। तो जब मनी का डिवैल्यूएशन होगा उसमें क्या हो जाएगा कि निर्यात व्यापार का प्रसार होगा, ठीक है। साथ ही साथ आयात व्यापार जो होता है उसका संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, ठीक है। साथ ही साथ आयात स्थापति का प्रसार भी होगा। तो ये तीनों चीज़ें जब होती है, कब, जब मनी का डिवैल्यूएशन होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट है कि बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है। तो बैंक दर में जब हम लोग चेंजिंग लाते हैं उससे क्या क्या जो है बदलाव देखने को मिलता है। तो उसमें ब्याज की बाजार दर जो है वो बदल जाती है, ठीक है। अब बैंक रेट से आप समझ रहे होंगे, बैंक रेट वो रेट होता है, ये जो है सेंट्रल बैंक जो होती है यानी कि आरबीआई जो है वो जितनी भी कमर्शियल बैंक है उसको जब पैसा देती है और उसके बदले जो इंटरेस्ट लेती है उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट जो होता है उसमें क्या होता है कि बाजार जो है उसे बैंक रेट में परिवर्तन जब भी होता है तो उससे बाजार में जो है ब्याज की दर है वो भी चेंज होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब आरबीआई कमर्शियल यानी कि जो देखने को एचडीएफसी, आईडीबीआई जितने भी बैंक देखने को मिलते हैं वो बैंक जब है आरबीआई से जब पैसे लेंगे, ठीक है, वो बैंक जब आरबीआई से पैसे लेंगे और उसे सस्ता पैसा मिलेगा तो वो आपको जो है ये कमर्शियल बैंक है वो आपको पैसे सस्ती देगी। इसी कारण बैंक दर में जब परिवर्तन होता है तो ब्याज की दर जो होती है बाज़ार में, जो हमें ब्याज दर देखने को मिलता है वो भी परिवर्तित होता है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई मुद्रा हो, एक देश से जब दूसरा देश जाए तो आसानी से वो जो कन्वर्ट हो जाता है वैसी मुद्रा को क्या कहते हैं। तो इस टाइप की मुद्रा को हम लोग गरम मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, गरम मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति जो गठित की गई थी 1991 में, इसने क्या चीज़ों पे क्या सुझाव दिया था इसने। तो इसने जो है बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम करने को कहा था। क्या कहा था, बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम करने को इन्होंने जो है सुझाव दिया था। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में 1991 में बहुत ही जो है भीषण आर्थिक संकट आई थी। उसी के उपरांत जो है इस नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया था 1991 में। इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिकमेंड किया था, जो है सलाह दिया था, इन्होंने सुझाव दिया था, जिसमें जैसे कि बैंक को जो है छूट दिया जाए, ज़्यादा उनको पावर दिया जाए, ऑटोनॉमी दिया जाए। साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं उनको मर्ज किया जाए, एक में मिलाया जाए। इसके अलावा जो है प्राइवेट बैंक को फलने फूलने दिया जाए। इसके अलावा जो है बोर्ड ऑफ बैंक जो होता है, बैंकों का जो बोर्ड होता है उसमें जो है पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सी चीज़ों पर सुझाव इन्होंने नरसिम्हन समिति ने 1991 में दिया था। 1991 भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखा जाता है। इसके बाद देश लगातार तेज़ी से बढ़ता ही चला गया। ये जो है एक लाइन था, इस समय हम लोग आर्थिक तंगी देखे थे, देश बहुत ही भीषण आर्थिक जो है संकट आया था देश में। सो आप याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर कि वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति जो थी 1991 में, उन्होंने जो है बैंकिंग संरचना में 4 स्तरीय अधिक्रम का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है
कि निम्न में से किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। वास्तविक मजदूरी का जो है उसको कौन उसका प्रमुख निर्धारक यानी कि उसका निर्धारण कौन करती है, सबसे जो है एक्यूरेट निर्धारण कौन करती है, तो वो है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा किसी भी मनी की क्रय शक्ति कितनी है वो निर्धारित करती है कि क्या है मजदूरी, जो वास्तविक मजदूरी है क्या, उसका निर्धारण जो है मुद्रा की क्रय शक्ति करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है वह 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। याद रखिएगा ये भारतीय जीवन बीमा भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पे आपको वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपका करंट अफेयर टेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जो भी वर्तमान में जो भी सचिव हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में जो भी जो है सचिव हैं वित्त मंत्रालय के, उसको आप कमेंट करके आंसर हमें बताएं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। तो वॉल स्ट्रीट जो है वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्या है? न्यूयॉर्क के जो है स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। नेक्स्ट है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है वह हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है देश की, किसी भी देश की, इसे कौन बनाता है। तो भारत में जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, होता क्या है, तो एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, मनी सप्लाई, जो देश में मनी का सप्लाई होता है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें जो है इसके थ्रू जो है इंटरेस्ट रेट देश में रेगुलेट किया जाता है, साथ ही साथ जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, कंजप्शन पे जो है इस पे जो है रेगुलेट किया जाता है, साथ ही साथ ग्रोथ में भी जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मॉनेटरी पॉलिसी को मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो है ग्रोथ में भी, देश के ग्रोथ में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है किसी भी देश की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है, यह भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति जो है उसे नियंत्रित कौन करता है? उसे आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति आप समझ रहे हैं, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, देश में जो भी मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई है। तो भारत में डेसिमल जो मुद्रा प्रणाली है उसे शुरू की गई थी 1957 में। कब? 1957 में। नेक्स्ट है कि फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का वित्तीय संगठन है। तो फेडरल रिजर्व कहाँ का वित्तीय संगठन है? तो यह है यूएसए का। जैसे आरबीआई है अपना, वैसे यूएसए का क्या है? फेडरल रिजर्व है। ऑप्शन ए क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो कौन जो है भारत में ट्रेजरी बिल जो है बेचता है? तो भारत में ट्रेजरी बिल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचती है। ट्रेजरी बिल होता क्या है? तो देखिए इसके थ्रू होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मार्केट से पैसे लेती है, ठीक है, मार्केट से पैसे उठाती है, और जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। तो याद रखिएगा ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है? या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो है बेचा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, यानी कि वही ट्रेजरी बिल को हम लोग अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति, इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्ट टर्म के लिए जब सरकार को रुपए की ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, सपोज कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और उसे कुछ समय के लिए पैसे चाहिए, तो वो मार्केट से पैसे उठाना चाहती है कर्ज के तौर पे, मान लीजिए, तो कर्ज के तौर पे उठाने के लिए वो बिल रिलीज़ करती है, बिल जारी करती है। ये बिल जो खरीदेगा उसको कुछ इंटरेस्ट के बाद जो है ये बिल सरकार उसे वापस खरीद लेती है। इसी बिल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल कहते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ऐसे प्रश्न जनरली कोई आपको यूट्यूब में सेलेक्ट करता ही नहीं है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे।
तो अगर आपको मेरा मेहनत सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें बताएं। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि ऐसे जो डिफ़िकल्ट प्रश्न भी है वो भी प्रश्न हम आपको ला सकें और आपको जो अच्छे से समझा सकें। ये वीडियो कितना आपको हेल्पफुल लगा ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।